नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेमेस्टर 4 का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसका सिलेबस मैं आपको दिखा दूँ तो सिलेबस है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले उसका मीनिंग बताएंगे, फिर नेचर बताएंगे, फिर स्कोप बताएंगे। फिर दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर तीसरा यहाँ हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिस्टम एंड स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच। जो चौथा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी अप्रोच, जो A.G. फ्रैंक ने लिखा था। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट जो एम रोल था वो किस में रहा है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में रहा है। इसका मतलब इसका जो काम है वो सिर्फ ना के कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन, डिफरेंट गवर्नमेंट का, मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट का, दुनिया में जो मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट है उनका कंपैरिजन करता है, बल्कि कंपैरिजन दूसरी फील्डों का भी करता है। उनसे करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करता है। दूसरी फील्डें जो आएंगी वो हमारे पास आएगी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, गेम, स्पोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा, और दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी कंपैरेटिव कंपैरिजन होगा। फील्डों में भी कंपैरिजन रहेगा कि एक पूरी वर्ल्ड में जो एक नेशन की जो फील्ड है उस कंपैरिजन दूसरी नेशन के साथ कंपैरिजन किया जाएगा और उससे एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। और इसकी जो मीनिंग है वो हम जब देखेंगे तो इसका मीनिंग दो वर्ड से बना हुआ है, कंपैरेटिव और पॉलिटिक्स का। जो कंपैरेटिव है उसका मतलब होता है कंपैरिजन, वो भी किसका, एक इंसान का, इंडिविजुअल का आइडिया जो होगा, उसका बिहेवियर का जो होगा वो एक सोसाइटी के अंदर इंसान के बिहेवियर आइडिया का कंपैरिजन दूसरे इंसान के साथ, दूसरी स्टेट सोसाइटी के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है उस इंसान के आइडिया के साथ कंपैरिजन करने को कंपैरेटिव कहा जाता है। और पॉलिटिक्स को तो आप जानते ही है कि जो पुलिस से बना हुआ है मीन्स सिटी स्टेट का नाम आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या वो एक स्टडी है, वो किसका, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसकी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का और इंस्टीट्यूशन का, मतलब राज्यसभा आगे, लोकसभा आगे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन इंस्टीट्यूट का जब उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज का स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन हमारी रहेगी H.J. वर्धन ने जो लिखी थी उसको कहा था उन्होंने, कहते हैं फील्ड ऑफ कंपैरेटिव एंड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेशन। उन्होंने कहा कि सिस्टमैटिक और कंपैरेटिव स्टडी, सिस्टमैटिक और कंपैरेटिव स्टडी दो स्टडियां हैं। क्या क्या, एक सिस्टमैटिक और एक कंपैरेटिव स्टडी किसकी, नेशन की और उसी नेशन के पॉलिटिकल सिस्टम की। अच्छा, दूसरा जो M.G. स्मिथ था उन्होंने भी इसी तरह से कहा, एक ही मतलब कहा था लेकिन अपने अपने तरीके में, अपने अपने बातचीत करने के तरीके में कहा था। इन्होंने यही कहा था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी है जिसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है और उसके प्रॉपर्टीज की, वेरिएशन की और उनके चेंज जो होते रहते हैं। स्टडी और ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने वालों की, उनकी स्टडी को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। M. कॉल्सन में भी ने भी ऐसी तरह से कहा था कि सडन, उन्होंने ये कहा था कि सिग्निफिकेंट मतलब अच्छाइयाँ, रेगुलरिटीज, सिमिलरिटीज, सेम और डिफरेंस उसके क्या होते हैं, उसकी जो डिफरेंस है, उनका जो फर्क है वो भी किसका फर्क है, लेकिन काम करने के आए जई इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, राज्यसभा लोकसभा जो है, उनका काम करने का जो डिफरेंस है, उनके जो सिमिलरिटीज, उनकी अच्छाइयाँ जो हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनकी सिमिलरिटीज, उनकी डिफरेंस, वो सब कुछ क्या, वो पॉलिटिकल बिहेवियर का वो की स्टडी को हम कंपैरेटिव कहा जाता है। एम कॉल्सन ने कहा था। अल्मंड पोलैंड ने जो कहा था वो मैं बता दूं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने कहा था इस पॉलिटिकल सिस्टम का और नॉट एसोसिएटेड, उन्होंने कहा था कि ना सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम का क्या कहते थे,
स्टडी करते हैं, बल्कि और भी जनरलाइजेशन और कंपैरिजन, दूसरे कंपैरिजन और दूसरी चीजें भी इसमें कहा जाती है। इस तरह से हम सारी डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या है, स्टडी है पॉलिटिकल सिस्टम की, और किस पे बहुत सारी किस्म के कंपैरिजन होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट का कंपैरिजन रहेगा। जनरली हम ये कहते हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, पॉलिटिकल प्रोसेस पे और पॉलिटिकल पावर पे। बोल दिया पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हो रही है, पॉलिटिकल प्रोसेस जो एक्टिविटीज चल रही होती है, एक्टिविटी जो काम कर हो रहा होता है, प्रोसेस वो काम जो चल रहा होता है प्रोसेस में होता है, और पावर जो पॉलिटिकल चलाता कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम कहते हैं ग्रोथ, इसकी कंपैटिबिलिटी, इसकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ हुई। इसको ग्रोथ को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो आप पढ़ सकते हो, आपने पढ़ना होगा। तो सबसे पहले 1950 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बहुत सारा इसके बारे में बताया था, लेकिन ज़्यादातर इसको जो ज़्यादातर इस कंपैटिबिलिटी के बारे में जो लिखा था वो लिखा था अरिस्टोटल ने, जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे। अरिस्टोटल हमारे पॉलिटिकल साइंस के फादर थे। वो उन्होंने ये कहा था, क्योंकि उनको फादर इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा था, 158 क्या पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। पूरी दुनिया के जो 158 कॉन्स्टिट्यूशन थे, पूरे 158 वर्ल्ड कंट्रियां हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ लिए थे, और उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कंसेप्ट किया था। और इस तरह से उन्होंने का पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो आता है वो अरिस्टोटल से ही आता है, शुरू होता है और 17वीं सेंचुरी पे खत्म होता है। और दूसरा स्टेज जो है वो 18वीं सेंचुरी से लेके 19वीं सेंचुरी तक चलता रहता है। और जो थर्ड स्टेज था उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो जाता प्री 1954 44 45, प्री 1945 और पोस्ट 1945, जो हमारा 20वीं सेंचुरी से लेके आज तक है। थर्ड स्टेज को 20वीं सेंचुरी से आज तक लेके जाते हैं, और इसकी दो स्टेज आती है, प्री 1945 और पोस्ट 1945, 1945 से पीछे और 1945 के आगे। और ये दोनों हम प्री और पोस्ट दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना और पढ़ सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा नेचर के बारे में। अब कहता है नेचर में क्या किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, नेचर क्या किया कि द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड अ लॉट एवरी सेंचुरी। बोलते हैं डिकेड्स होते हैं 100 साल के बाद, हमेशा 100 सेंचुरियों के बाद इसका जो नेचर था वो चेंज होता रहा। और सबसे पहले इसका जो नेचर रहा वो एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक एंड एनालिटिक स्टडीज में शो करता है इसका नेचर। दूसरा आता हमारा एम्फेसिस ऑन वैल्यू फ्री थ्योरी, कंपैरिजन पॉलिटिक्स रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच को रिजेक्ट करता है और किसमें साइंटिफिक अप्रोच पर यकीन रखता है, कौन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और जो तीसरा है एम्फेसिस ऑन स्टडी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स, एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स। इसमें ये कहता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो था वो क्या करता है, ऑन द स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिक्स सच एज पॉलिटिकल सिस्टम और सब सिस्टम्स, इस पे क्या करता है, शो करता है, इससे दिखाई देता है नेचर, इसकी ऐसी नेचर है, इसके ऐसा बिहेवियर है, इसका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बिहेवियर कैसा है वो हम पढ़ रहे हैं। तीसरा है हमारा साइंटिफिक थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच, इसमें भी हमारा कुछ न कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का थोड़ा सा इसमें डाला गया है, इसमें साइंटिफिक थ्योरी में भी अपना रंग दिखाता है, कौन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कहाँ बिल्ड्स अ साइंटिफिक थ्योरी, जैसे साइंटिफिक थ्योरी बनाई जाती है वो भी किस पे, कंपैरेटिव स्टडीज पे, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, सिमिलरिटी निकालते हैं और डिसिमिलरिटी निकालते हैं, तो वो उससे हम ये निकल जाता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इधर भी कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ता है। 7-8 आ गया हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी, जहाँ पे भी रिसर्च में भी हमारा थोड़ा सा अपना
रंग दिखाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रिसर्च जो कर रहे होते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स। और आगे हमारे डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट जो थे वो दिमाग में आते हैं इंसान के, नई नई जब न्यू न्यू जनरेशन जब आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ती है तो उनके दिमाग में एक नया आइडिया आते हैं और नए आइडिया आने से वो साइंटिस्ट बनते हैं, वो भी हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की वजह से ही आते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर इसमें भी मिल सकता है, किसमें, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट में। अच्छा स्कोप, आप कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप क्या है, क्या काम है, मुझे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों यूज करते हैं, क्यों है, कहाँ यूज किया जाता है, स्कोप क्या है इसका। तो इसमें स्कोप को हम दिखाने के लिए हम कह देते हैं कि नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये हमें फायदा कहाँ देता है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल है जैसे लोकसभा राज्यसभा जो है उसमें जो पॉलिटिशियन जो मेंबर्स है पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने वाले इंसान है, उन्होंने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को किस तरह से चलाएं, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर जो है वो सब कुछ हम स्टडी कर सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। अच्छा दूसरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें हेल्प करता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फंक्शन, जो पॉलिटिकल जो है हमारा राज्यसभा लोकसभा है वो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसा है, स्ट्रक्चर होता है सिर्फ बाहर से दिखता कैसा है और फंक्शन होता है काम कैसे कर रहा है, वो सब कुछ स्टडी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से करते हैं। तीसरा जो फायदा हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ये होता है पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, उसका मतलब के जो पॉलिटिकल है उसका लोगों के प्रति कैसा बिहेवियर है, मतलब ये कह सकते हैं कि लोगों की को कैसा फायदा देता है, लोगों को किस तरह से हेल्प करता है, ये सब कुछ वो हम स्टडी करते हैं किससे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। अब चौथा आ जाता है हमारे पास स्टडी ऑफ मॉडर्न अप्रोच, जो मॉडर्न अप्रोच है वो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से हमने बता दिया पहले ही, जो मॉडर्न अप्रोच है उसका ही जो बहुत ही एम सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, किसमें, मॉडर्न अप्रोच में। कौन करता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अच्छा पांचवा जो हेल्प करता है वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। जो छठवां है वो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, जो पॉलिटिकल कल्चर अगले लेसन में दूसरा जो यूनिट हमारा पॉलिटिकल साइंस का जिसमें फोर्थ का उसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, उसको भी स्टडी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मदद से ही करते हैं। सातवां हमारे पास आ गया स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, वो भी हमारा टॉपिक नेक्स्ट ही है रहेगा नेक्स्ट यूनिट में, वो भी सोशलाइजेशन ये भी हम पढ़ते हैं किससे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हेल्प करता है हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, ये भी टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ना हो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना हो कि पॉलिटिकल कैसा आगे कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे फायदा दे रहा है, वो सब कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही हेल्प करेगा। और तीसरा है गवर्नमेंट की टाइप, कितनी किस्म की गवर्नमेंट है वो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही हमें बताएगा। और स्टडी ऑफ न्यू ग्लोबल कंसेप्ट, जो नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट जो बन के आता है वो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हेल्प से ही हमारे पास आता है। इस तरह से जो हमारे 10 पॉइंट आ जाते हैं, क्या कौन से पॉइंट आते हैं, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप के, मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ हेल्प करता है। इस तरह से हम कह देते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ब्रॉड है, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ ब्रॉड टर्म which includes everything that follows within the and view of political activities and political process। political activities के साथ political process के साथ हम ये हेल्प स्कोप जो है वो हेल्प करता है। अब इसी तरह से हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक